Hello everyone, this is Mona Lisa. Welcome to our channel. In today's class, we will discuss about laws of refraction of light and refractive index. बट उससे पहले हमें इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानना है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लासेस में रिफ्रैक्शन के फिनोमेना के बारे में पढ़ा हुआ था, राइट। रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना होता है बच्चों, उसमें लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है और यू कैन से वो अपना रास्ता बदल लेती है और यू कैन से इट चेंजेस इट्स डायरेक्शंस, राइट। कुछ इस तरह। This only we have discussed in our previous classes, that when light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when denser to rarer medium, it will be away from the normal, right. This is our incident ray, refracted ray and emergent ray. ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक इट आउट। सो ये जो रिफ्रैक्शन के फिनोमेना है बच्चों, उनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं विच कैन इजीली बी ऑब्जर्व्ड इन आर डे टू डे लाइफ। हमें पता तो है, हम देखते तो हैं, बट ये नहीं पता रहता है कि ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से हो रहा है। सो देयर आर सम पॉइंट्स जो रिफ्रैक्शन के इफेक्ट्स के बारे में है। लेट्स सी। A stick or pencil held obliquely and partly immersed in water appears to be bent at the water surface. जब हम एक स्टिक और पेंसिल को वाटर में पार्टली इमर्स्ड करते हैं बच्चों, वो कैसा दिखेगा, कैसा अपीयर होगा, बेंट अपीयर होगा वाटर सरफेस में, कुछ ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। अगर हम कोई कॉइन को और कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डाल देंगे, उसके नीचे डाल देंगे, इट अपीयर्स टू बी रेज्ड, ये हमें उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है। थर्ड, ए पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप दैन एक्चुअली इट इज। जब हम स्विमिंग पूल में एंटर करते हैं बच्चों, वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल एंटरिंग द स्विमिंग पूल। क्यों? क्योंकि एक्चुअली वाटर जितना हमें लेस डीप दिखेगा उतना लेस डीप नहीं है, वो काफ़ी डीपर में होता है। एंड ये जो तीनों केस हमने डिस्कशन किया कि पेंसिल हमारा थोड़ा बेंड दिखेगा एंड कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़े रेज दिखेंगे, उठा हुआ नजर आएंगे, एंड पूल हमें लेस डीप अपीयर होगा, ये तीनों के तीनों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू वहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होते हैं, जैसे हमारा पेंसिल का वाटर के सरफेस में वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, राइट। वैसे ही कोई भी ऑब्जेक्ट का वहाँ पर वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड सेम एज इट इज, हमारा जो स्विमिंग पूल है उसका जो सरफेस है, स्विमिंग पूल का जो बॉटम है, नीचे वाला जो पोर्शन है, ये हमें उठा हुआ नजर आता है क्योंकि वो वर्चुअल इमेज हमें दिखाई देता है, इसलिए वो लेस डिप नजर आता है। एक्चुअली वो उतना कम डिप नहीं होता है। यू कैन सी इन द डायग्राम हियर। Our next point is a lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the side. जब लेमन को हम ग्लास ऑफ वाटर में डाल देंगे, वो कैसा अपीयर होगा, बिगर अपीयर होगा देन इट्स एक्चुअल साइज, जब हम उसको साइड व्यू करेंगे। यहाँ पर भी सेम फिनोमेना अप्लाई होता है, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें लेमन का वर्चुअल इमेज अपीयर होता है, रियल इमेज नहीं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ऑन ए क्लियर नाइट। स्टार्स एक्चुअल ट्विंकल नहीं करते हैं बच्चों, बट दे अपीयर टू ट्विंकलिंग ऑन ए क्लियर नाइट। जब हमारा नाइट और स्काई क्लियर रहेगा तब हमें स्टार्स ट्विंकल जैसा अपीयर होंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब ये स्पेस से अर्थ सरफेस में एंटर करेंगे तो डिफरेंट डेंसिटीज़ के थ्रू हमारे आईज में पहुंचेंगे, तो वहाँ पर लाइट का स्पीड कम ज़्यादा होता रहेगा, है कि नहीं। उसकी वजह से स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, actually they are not twinkling. So these are some effects of refraction of light that we should know. Next is our laws of refraction of light. इसके भी दो ही लॉज है बच्चों, लाइक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके भी टू लॉज हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट सेज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट लॉ है इट इज सेम एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो फर्स्ट लॉ था, बट यहाँ पर चेंज क्या होगा, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे, राइट। तो इसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन द
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लॉ है बच्चों, दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द सेकेंड लॉ सेज दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब इसका मतलब क्या है, हमें पता है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, सपोज ये रेयरर मीडियम होगा एंड ये डेंसर मीडियम होगा, तो हमें पता है व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो लाइट का बेंड होना और डायरेक्शन का चेंज होना ओब्लिकली, ये किस लॉ को फॉलो करती हुई लाइट बेंड हो रही है, ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करती हुई यहाँ पर लाइट बेंड हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, अगेन एंड अगेन अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों इक्वल नहीं होगा, जैसे ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा हुआ था, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर डोंट बी कंफ्यूज, यहाँ पर बी केयरफुल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट इज़ नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड लॉ के हिसाब से ये बोल रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन का वैल्यू लेते हैं एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन का वैल्यू लेते हैं, जो इन दोनों का जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये कैसे होगा, सपोज ये हमने फर्स्ट केस पकड़ लिया, सेकेंड केस में अगर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बड़ा कर दें, ये मैंने देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया, राइट, तो इंसिडेंस एंगल यहाँ पर बड़ा हो जाएगा केस नंबर 1 के हिसाब से, है कि नहीं। अब उसके हिसाब से क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थोड़ा बड़ा होगा, यस और नो। तो यहाँ पर भी जो साइन का वैल्यू जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन साइन का वैल्यू जो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये भी यहाँ पर जो केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन का वैल्यू अपन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का वैल्यू, ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। अगेन अगर हम लोग और एक केस लेते हैं, सपोज मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा और छोटा कर लूँ, ये देखो मैंने काफ़ी छोटा कर लिया, तो इसके हिसाब से क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल, यहाँ पर छोटा कर दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, यहाँ पर भी अगर हम साइन का वैल्यू पुट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो ये भी हमारा कांस्टेंट आएगा, समझ में आया। एंड ये जो लॉ है बच्चों, इनको स्नेल्स ने डिस्कवर किया था विथ एन एक्सपेरिमेंट, इसलिए ये जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोला जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ है, समझ में आया कि नहीं है। सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया है, साइन का वैल्यू फर्स्ट केस में मैं लूँगी साइन 30 डिवाइडेड बाई साइन आर का रिफ्रैक्शन का जो भी एंगल है उसका मैं वैल्यू लूँगी साइन 10, तो साइन का 30 अपन साइन 10 में जो वैल्यू आएगा ये जितना आएगा, सपोज ये मैंने वैल्यूज़ नहीं डाला है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, तो इसका वैल्यू जितना आएगा, यहाँ पर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा कर दिया एंड उसके हिसाब से हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बड़ा हो गया, तो उसके हिसाब से अगर मैं यहाँ पर साइन का वैल्यू 40 एंड साइन का वैल्यू 20 यहाँ पर पुट करूँगी, तो इसका भी वैल्यू केस 1 के जैसा बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक है। अगेन केस 3 में अगर मैं डालूँगी साइन 20 बाई साइन 10, तो इसका भी जो वैल्यू होगा साइन 20 में अपन साइन 10, ये भी हमारे सेम ही वैल्यू आएगा। इट मीन्स साइन का वैल्यू जो भी होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होगा। वहाँ पर हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ में क्या पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कांस्टेंट रहेगा एंड दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ,
ठीक है, इसको स्नेल्स लॉ बोला जाता है। एंड इसका जो आगे का डेरिवेशन है बच्चों, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दैट द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट साइन आई अपन में साइन आर फॉर ए रे ऑफ लाइट passing from air into a particular medium is called refractive index of that medium. It is denoted by the symbol n. So we can write n is equal to sin I upon sin r. अब इसका मतलब क्या है बच्चों, जस्ट हमने अभी स्नेल्स लॉ में क्या पढ़ा हुआ था, इट गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो रिलेशनशिप ये गिव करता है साइन आई अपन साइन आर में, ये जो कांस्टेंट है बच्चों, ये कांस्टेंट सिर्फ एंड सिर्फ एक ही कंडीशन में होगा। कौन से कंडीशन में होगा, जब हमारा मीडियम पर्टिकुलर रहेगा और मीडियम फिक्स रहेगा। कैसे, सपोज लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब एयर से हम रेयरर मीडियम से सपोज हम ग्लास मीडियम में लेंगे, तो यहाँ पर साइन का जो वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, किसका वैल्यू होगा, साइन का। तो सिर्फ ये एक पर्टिकुलर मीडियम में ही कांस्टेंट रहेगा। समझ आया आपको? तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। साइन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी कांस्टेंट कब होगा, एंड वो कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब बोलेंगे, जब उसका मीडियम सेम होगा। जब लाइट एयर से एक पर्टिकुलर मीडियम में जाएगी तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम बोला जाएगा, बिकॉज दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज़ नथिंग बट द कांस्टेंट। किसका वैल्यूज है, साइन में एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर हम अब कोई भी वैल्यूज़ ले लो, यहाँ पर एयर एंड ग्लास मीडियम में, क्योंकि यहाँ पर मीडियम हमारा सेम रहा और पर्टिकुलर रहा और फिक्स रहा। वैसे ही अगर हम लोग एयर एंड वाटर का मीडियम लेंगे, एयर एंड वाटर का मीडियम लेंगे, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, यहाँ पर वो वैल्यू नहीं आएगा, हालांकि कांस्टेंट आएगा, बट वैल्यूज विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर मीडियम चेंज कर लिया। तो सिर्फ एंड सिर्फ यही मीडियम में साइन का वैल्यूज एंगल ऑफ इंसिडेंस में एंड अपन साइन का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में, ये भी कांस्टेंट रहेगा। बट कहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, इन दिस पर्टिकुलर मीडियम और इन दिस गिवन मीडियम। तो वैसे ही यहाँ पर एक ही मीडियम में ही हमारा साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यूज एंड साइन का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यूज कांस्टेंट रहेगा, एंड दैट ओनली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एंड ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में और डिटेल्स में बढ़िया से पढ़ेंगे विथ सम न्यूमेरिकल्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।